तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि तुम सभी जानते हो तुम्हारा जो हिंदी का एग्ज़ाम है 22 फरवरी से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है ना, हिंदी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी हल करवा दें एग्ज़ाम से पहले ही। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न देखते रहना, ट्राई करना, पहले खुद हल कर ले तब उसके बाद आंसर मिलाना, ठीक है। बोला है चिंतामणि के रचयिता कौन है। जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सभी प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। ये वाला जो पेपर लिया हूँ 2023 वाला पेपर है, तो जितने भी प्रश्न मैं करवाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखते रहना। पहले का प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि किनकी रचना है बाबू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, बोला है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो आपको याद कर लेना, जो पंच है पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र का, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, पी से पंच, प से पंच, प से परमेश्वर, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखिए बाबू यहाँ पे। तो जब तीसरा प्रश्न बोला है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब जयशंकर प्रसाद का नाटक बहुत फेमस है, तुम सभी जानते हो, लेकिन इसमें बोला है जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। तो लहरों का जो राजहंस है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बाकी यहाँ पर जो पहल का है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, उसके बाद से स्कंदगुप्त, ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उसके लिए याद करने का ट्रिक भी होता है, गुप्ता जी की शत्रु, गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है, ऐसे याद कर लो। ये सब उनका नाटक अभी बता रहा हूँ, गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है, ठीक है ना। ऐसे तुम्हें याद कर लेना कि गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है। तो यहाँ पर देखो, जब गुप्ता है ना बाबू, तो गुप्ता से दुगो है, तो एगो स्कंदगुप्त होता है, तो स्कंदगुप्त ये बहुत फेमस है, समझ लो ना, इसलिए आपको याद करना है। एगो स्कंदगुप्त हो गया, दूसरा होता है चंद्रगुप्त। क्या होता है, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो एक हो गया आपका स्कंदगुप्त, दूसरा हो गया चंद्रगुप्त। देखो यहाँ पर गुप्त आ रहा है ना अंत में, तो गुप्ता से गुप्त, अंत में गुप्त आएगा, तो स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त, ठीक है ना। उसके बाद से जी से होता है जन्मेजय का नागयज्ञ, मतलब जी से हो जाएगा जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है ना। ये सभी मतलब जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पर लिख रहा हूँ, जन्मेजय का नागयज्ञ, नागयज्ञ, ठीक है ना। शत्रु से हो जाएगा आपका अजात शत्रु, ठीक है ना, शत्रु से हो जाएगा अजात शत्रु। अरे स्वामिनी से हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, स्वामिनी से कौन हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी, देखो ध्रुव स्वामिनी। तो ये आपको ट्रिक याद करना है कि गुप्ता जी के शत्रु कौन है, तो गुप्ता जी के शत्रु स्वामिनी है। अगर याद कर लोगे तो निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझ आ गया ना। तो ध्रुव स्वामिनी मतलब स्वामिनी आ गया, गुप्ता जी के स्वामिनी है, इसका मतलब ये तो नाटक है। चंद्रगुप्त अरे स्कंदगुप्त, ये भी तो नाटक है। तो बोला है कि नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है, तो लहरों का जो राजहंस है ना, ये जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। आ गया समझ में ना। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बाबू ध्यान से, बोला है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ये आपको याद कर लेना, शेखर एक जीवनी अज्ञे का होता है, ठीक है ना, लेखक अज्ञे हैं। बिल्कुल नहीं रट लो, याद कर लो, लिख भी लो, ठीक है ना। 2023 में जो भी प्रश्न पूछा गया वही मैं हल करवा रहा हूँ, फालतू का कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, तो 4 प्रश्न हो गया, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बाबू यहाँ पे थोड़ा समय पलट लूँ, तब तक आप वेट कर लेना। देखो यहाँ पे बोला अपनी खबर आत्मकथा है, ठीक है ना। तो अपनी खबर आत्मकथा किसके यहाँ है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, ठीक है ना। जो अपनी खबर आत्मकथा है वो किनका है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। किनका है बाबू, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। याद करते रहिए, जो अपनी खबर आत्मकथा है किनका है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला बोला है, जन कवि थे भूषण। भूषण किस युग के कवि है, तो भूषण जो थे वो रीति काल के कवि थे, ठीक है ना। कौन सा, रीति काल। तो आपको याद करना है भूषण किस युग के कवि थे, तो रीति काल के, ठीक है ना, रीति काल के। अब देखो अगला देखिए,
ललित ललाम रचना है तो मती राम का। देखो लाम राम, लाम राम, लाम राम, लाम राम, लाम राम, ऐसे याद कर लो। तो ललित ललाम किन की रचना है? मती राम का। किन की है? लाम राम, लाम राम, लाम राम, ऐसे याद कर लो। इसके लिए ट्रिक यही है, लाम राम मतलब कि ललित ललाम किन की रचना है? तब मती राम का हो जाएगा। लाम राम, लाम राम, देखो यहाँ पर लाम है, यहाँ पर राम है, तो राम लाम, लाम राम, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो ललित ललाम किन की रचना हो जाएगा? मती राम का, ठीक है ना। देखो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ध्यान से वीडियो पूरा देखो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो। अगला देखिए, बोला है यशोधरा रचना है, मतलब यशोधरा किन की रचना, ये आपको बताना है। तो यशोधरा जो राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना है, ठीक है ना। यशोधरा किन की रचना है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा किन का है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखो, कॉपी पर भी नोट कर सकते हो, नहीं तो याद करते रहो हमारे साथ, ठीक है ना। यशोधरा किन की रचना है? मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा किन की रचना है? मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है बाबू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, देखते रहिए। यहाँ पर बाबू अगला प्रश्न है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9, आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार अगे का होता है, ठीक है ना। बोलोगे सर जी आप कैसे याद किए थे? तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आ से आंगन, अ से आंगन मतलब अ से लगभग आंगन हो जाएगा, ऐसे ही अ से अगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो आंगन अगे, आंगन अगे, आंगन अगे, ऐसे याद कर लिया करो। तो आंगन के पार द्वार रचना किनका हो जाएगा? अगे का। तो आंगन अगे, आंगन अगे, आंगन अगे, आंगन अगे, ठीक है ना। तो आंगन किनका हो जाएगा? अगे का, ठीक है बाबू। आंगन किनकी रचना हो जाएगा? अगे का, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, दीपशिखा काव्य संग्रह किनका है? मतलब बताना है आपको, दीपशिखा जो काव्य संग्रह है वो किनका है? ये तो बहुत फेमस है, महादेवी वर्मा का, ठीक है ना। किनका है? महादेवी वर्मा का। जो दीपशिखा नामक काव्य संग्रह है वो किनका है? महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो ये हो गया 10 प्रश्न, ठीक है ना, कवि रचना इससे संबंधित। अब व्याकरण का 10 प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो अब व्याकरण वाला कर लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है ना। करुण मतलब दुख हो, तो शोक मतलब दुख होता है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, ठीक है ना। मतलब चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या आपको अलंकार बताना है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार है आपका रूपक, ठीक है ना। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। देखो यहाँ पर ट्रिक मैं बता देता हूँ, जब भी मतलब ये वाला योजक चिन्ह ऐसे दिखे ना, तो समझ लेना रूपक अलंकार है, मतलब ये वाला, ठीक है ना। अगर ये वाला चिन्ह दिखता है ना तो समझ लेना कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे प्रश्न, रुको 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ पे अलंकार, चरण कमल और रूपक अलंकार का और भी एग्जाम्पल लिख लो। यहाँ पर देखो, किताब में दिखा देता हूँ, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो रूपक अलंकार में चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा? रूपक, ठीक है ना। तो चरण का मतलब जब भी तुलना किया जाता है ना किसी वस्तु से, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में ले चलता हूँ। अगला देखो, ठीक है ना, फिर से मतलब उसे छंद से आ गया। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 4 सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होता है, तो रोला का होता है, ठीक है ना। 11 और 13 मात्राओं पर गति आती है, तो ये कौन सा है बाबू? रोला है, ठीक है ना। रोला का एग्जाम्पल में मैं आपको ये करवा देता हूँ, ठीक है ना। अगर रोला का एग्जाम्पल देखना चाहो तो यहाँ पर देखो, ठीक है ना। सेम मतलब किताब में से दिए, देखो पुरानी किताब जो है पुराना है, ध्यान से देख लो। रोला में क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 मात्राएं पर आती है, बिल्कुल मतलब हूबहू कॉपी कर दिया है, ठीक है ना। ये क्या होता है? रोला होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रोला। रोला का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो फेयर में, ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो रोला होता है, क्या होता है? रोला। अब देखिए, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखो उपसर्ग का होता है, उपसर्ग तो उ मतलब उ से लगभग उपसर्ग, देखो उ से उपसर्ग होता है ना, तो इसका मतलब उपसर्ग क्या होता है? जौन आगे जुड़ता है, मतलब शब्द के जौन आगे जुड़ता है,
तो पर्यावरण में देखो परि प्लस आवरण होता है, पर्यावरण को अगर तोड़ोगे तो परि प्लस आवरण होता है, ठीक है ना, ये याद कर लो। लड़के देखो ये लगाएंगे लेकिन बिल्कुल गलत है। तो पर्यावरण का क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। परि का मतलब होता है चारों तरफ का आवरण, ठीक है ना। पर्यावरण में प्रयुक्त शब्द उपसर्ग कौन सा है, परि, ठीक है। अब देखिए पढ़ते का होता है प से पढ़ते, प से पीछे, जो शब्द के पीछे जुड़ता है, ठीक है ना। महानता में तो ता, महानता में क्या हो जाएगा ता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। पढ़ते पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है, याद कर लो। प से पढ़ते, प से पीछे, जब शब्द के पीछे होता, महानता शब्द में, तो महानता ता पीछे है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए समास का है, सुख दुख में समास है, तो ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला जब भी चिन्ह दिखेगा तो द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है ना। बोलोगे और एग्जाम्पल दिखा दीजिए, तो एक सुख दुख हो गया, उसके वजह से लाभ हानि, ठीक है ना, लाभ हानि हो गया, ऐसे शब्द आ जाए। सीताराम आ जाए, सीताराम, चाचा चाची आ जाए, चाचा चाची, ऐसे शब्द में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। बीच में ये वाला चिन्ह आ जाए, नाना नानी आ जाए, मामा मामी आ जाए, ये सब मतलब कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हो। तो सुख दुख में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न करवा रहे हैं, फालतू का कुछ नहीं, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखो, कॉपी में नोट भी करो और याद भी कर लो, ठीक है। तो चलिए और 4 प्रश्न बचा है, यहाँ पर देखो, देखो पर्यायवाची शब्द से आ गया है, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न ध्यान से देख लो, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची बाबू अनिल नहीं होता है, ठीक है ना। अनल भी होता है, मतलब अग्नि मतलब आग का पर्यायवाची, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, तो अनिल नहीं है, ठीक है ना। ये पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभियोदय का संधि विच्छेद है, तो अभि प्लस उदय, ठीक है ना, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अभियोदय का क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय, ठीक है ना। अब ये वाला लड़कों को इसमें बहुत ही दिक्कत होता है, विभक्ति और एक वचन, ठीक है ना, धातु रूप वगैरह वगैरह। तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन है, ठीक है ना। जब मधु शब्द है उसका पंचमी विभक्ति और एक वचन क्या है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति उसका एक वचन हो जाएगा मधुतः, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये वचन वाला पुरुष और वचन में पठिष्यथ धातु रूप का वचन है पुरुष है, तो द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन है मध्यम पुरुष, ठीक है। तो ये रहा 20 को प्रश्न। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो, मधु और पठिष्यथ ये किताब में मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब क्या है ये, क्या है, कितने लड़कों को ये भी नहीं समझ आएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, ये वाला है मधु, ठीक है ना, इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। इसको कैसे याद करने का ट्रिक क्या है ये भी मैं अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैं आपको याद करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर ये पूछा था, ठीक है ना, पठिष्यथ, ठीक है ना, पठिष्यथ यहाँ पर दिख रहा है ना, पठिष्यथ ये वाला, ठीक है ना, दिख रहा है ना ध्यान से, पठिष्यथ, तो द्विवचन है और मध्यम पुरुष है, इसमें पुरुष में देखो मध्यम पुरुष है द्विवचन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आगे मैं इसको आपको याद करवाऊं, ठीक है ना, जो एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब कुछ कर दो, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि वीडियो बनाया जाए, एग्जाम आ गया है। नमस्कार, थैंक यू।